दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए सेंटर में। यहाँ पर हम लोग ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आज समझेंगे कि सिविल तथा राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न विधा का वर्णन कीजिए। चाहे वो सिविल अधिकार हो या फिर राजनीतिक अधिकार हो, उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय संविधा का वर्णन आपको करना है। ठीक, उसका अंतर्राष्ट्रीय संविधा क्या है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न विधा, अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न विधा का मतलब होता है दो या दो से अधिक देशों के बीच में लिखित समझौता। ठीक है, लिखित समझौते को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न विधा कहा जाता है। प्रश्न विधा का मतलब ही होता है समझौता। तो जो अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न विधा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न विधा कैसे होगा? जब एक दो या फिर दो से अधिक देश मिलेंगे तभी तो अंतर्राष्ट्रीय बनेगा। जैसे हमारा देश भारत है, तो हमारा देश भारत अंतर्राष्ट्रीय कब बनेगा? जब किसी दूसरे देश के साथ संपर्क करेगा तभी तो अंतर्राष्ट्रीय बनेगा, तभी तो वो विदेश बनेगा, नहीं तो हमारा देश तो देश ही रहेगा। तो उसी के बारे में कहा जा रहा है कि सिविल तथा राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न विधा का वर्णन कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न विधा का मतलब है जब दो या फिर दो से अधिक देशों के बीच में कोई आपसी सहमति से लिखित समझौता होता है तो उसी को अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न विधा कहा जाता है। चलिए दोस्तों समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को कि सिविल अधिकार क्या होते हैं, राजनीतिक अधिकार क्या होता है और इसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न विधा क्या है। एक छोटा सा भूमिका लिखा है, उसको आप लोग समझ लीजिए। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानव अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की। ठीक है, वो जारी किया गया, लेकिन यह केवल एक घोषणा थी, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं थी। हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि ये जो आपका यूडीएचआर है ये कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं था, बल्कि ये क्या है तो सिर्फ एक घोषणा था, एक नैतिकता था, किस तरह से लोगों को करना चाहिए, इस तरह से सभी लोगों को क्या है तो अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन यह केवल एक घोषणा थी, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं थी। ठीक है, इसलिए मानव अधिकारों को कानूनी सुरक्षा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने सिविल तथा राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न विधा तैयार की। इसीलिए इसको क्या है तो कानूनी अधिकार देने के लिए, ठीक है, इन अधिकारों को कानूनी सुरक्षा देने के लिए क्या किया तो संयुक्त राष्ट्र ने सिविल तथा राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न विधा तैयार किया। इसको बोलते हैं ICCPR। इसी के बारे में आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इसके बारे में जहां पर हम लोग इस चीज को समझेंगे तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आगे इसमें कहा जा रहा है कि यह प्रश्न विधा 16 दिसंबर 1966 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार की गई। डेट आप लोग याद रखेंगे, कब किया गया था? 16 दिसंबर 1966 को, और 23 मार्च 1976 से लागू हुई। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है ICCPR का, वो क्या है तो लोगों के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, ताकि हर व्यक्ति स्वतंत्र और सम्मानपूर्ण जीवन जी सके। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा यहाँ पर भूमिका हो गया। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं ICCPR का अर्थ क्या है, मतलब क्या है इसका। तो ICCPR एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें व्यक्तियों के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षित करने की व्यवस्था की गई है। जो व्यक्ति का मतलब जैसे हम और आप, ठीक है, तो वही बात कहा जा रहा है कि जो आपका ICCPR है उसमें अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये क्या है तो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें व्यक्तियों के नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई। मतलब एक नागरिक होने के नाते जो हम लोग आम जनता है उसका क्या अधिकार होना चाहिए इसके बारे में सुनिश्चित किया गया। और राजनीतिक अधिकार का मतलब कि जो शासक है, जो हमारा नेता है, उसका क्या अधिकार है और हमारे प्रति उसका क्या जिम्मेदारी, उसके बारे में सुनिश्चित करने का ये क्या है तो व्यवस्था बनाया गया ICCPR को। इस प्रश्न विधा को स्वीकार करने वाले देशों का यह कर्तव्य होता है कि वे अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करें और किसी भी प्रकार के अन्याय या फिर अत्याचार को रोके। जो भी इस ICCPR का सदस्य है, जैसे हमारा देश भारत भी है ICCPR का सदस्य, ठीक है, तो इन सभी देशों का क्या कर्तव्य बनता है कि वे अपने नागरिकों को जो उनके अधिकार है नागरिकों के उसकी रक्षा करें और किसी भी प्रकार के अन्याय या फिर अत्याचार को रोके। ठीक है, तो ये हमने ICCPR के अर्थ को समझ लिया। आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे सिविल अधिकार क्या है, ये सिविल अधिकार क्या होता है, सिविल राइट्स क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक अधिकार क्या है। ठीक है, तो दोनों को देखेंगे तभी आगे हम लोग इस चीज को क्लियर समझ पाएंगे। कहा जा रहा है कि सिविल अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा से जुड़े होते हैं। इसका उद्देश्य व्यक्ति को राज्य के अत्यधिक हस्तक्षेप और अन्याय से बचाना है। मतलब हमें जो अधिकार दिए गए वो क्या है, सिविल अधिकार है। ठीक है, सिविल मतलब समझते हैं ना आम, जैसे हम और आप आम लोग हैं, तो सिविल अधिकार इसे कहा जाएगा। यही बात कहा जा रहा है कि सिविल अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीवन, उसकी स्वतंत्रता और सुरक्षा से जुड़ा होता है। इसका उद्देश्य है व्यक्ति को राज्य के अत्यधिक हस्तक्षेप और अन्याय से बचाना। अगर राज्य जो है, जो देश है, वो हमारे ऊपर ज्यादा से ज्यादा हस्तक्षेप करता है, ठीक है, हमारे ऊपर गलत गलत कानून लागू करता है या फिर हमें कुछ भी जबरदस्ती करवाने पर मजबूर करता है, तो उस चीज से बचाना, अन्याय के खिलाफ हमें क्या है तो बचाना। ये इसका जो हमारा कह सकते हैं कि जो सिविल राइट्स है, जो सिविल अधिकार है, ये इस चीज का अधिकार हमें देता है। उदाहरण जैसे कि देख सकते हैं कि जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये सब हमें कहाँ से मिलता है? सब हमें यहाँ से मिलता है
सिविल अधिकार से, ठीक है, सिविल राइट्स या फिर सिविल अधिकार से। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं राजनीतिक अधिकार क्या होता है, राजनीतिक अधिकार किसे कहते हैं। राजनीतिक अधिकार वे अधिकार हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति देश की राजनीतिक व्यवस्था में भाग ले सकता है। अब किसी तरह से वो भाग ले सकता है, चाहे चुनाव में वोट देकर के भाग ले सकता है या फिर चुनाव लड़ करके भाग ले सकता है, ठीक है। तो इन अधिकारों से नागरिकों को सरकार चुनने और अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलती है। जो आपके राजनीतिक अधिकार है, आपको वोट डालने का अधिकार दिया जाता है, आपको खुद चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाता है, चुनाव के बारे में बात करने का अधिकार दिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका राजनीतिक अधिकार। उदाहरण देख सकते हैं, मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार या फिर राजनीतिक दल बनाने का अधिकार। आप चाहे तो अपना राजनीतिक दल या फिर गठन बना सकते हैं। ये सारे अधिकार आपको राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत दिए जाते हैं। आगे दोस्तों हम लोग आईसीसीपीआर का प्रमुख उद्देश्यों को देखेंगे कि जो आपका आईसीसीपीआर है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे आईसीसीपीआर के प्रमुख उद्देश्य। पहले इसका उद्देश्य आईसीसीपीआर का वह मानव स्वतंत्रता की रक्षा करना, ये मानव की स्वतंत्रता का रक्षा करता है। आईसीसीपीआर का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। जितने भी व्यक्ति हैं जिनको मानवाधिकार प्राप्त है, क्योंकि आपको पता है कि मानवाधिकार जो वो जन्म से प्राप्त होते हैं, तो सभी व्यक्तियों के अधिकार को स्वतंत्रता की रक्षा करना इसका पहला उद्देश्य है। इस संविधान के अनुसार हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जीने, सोचने, बोलने और अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, ठीक है, होना चाहिए। किसी भी सरकार को बिना उचित कारण किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने का अधिकार नहीं है। कोई भी सरकार हो, बिना कोई उचित कारण के किसी व्यक्ति का स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोग भय और दबाव के बिना अपना जीवन जी सकें। जो आईसीसीपीआर का उद्देश्य है वो ये है कि लोग जो है, ये सुनिश्चित करना है कि लोग जो किसी भी भय के बिना, किसी भी दबाव के बिना अपना जीवन को अच्छे से जी सके। अगला यहाँ पर हम लोग इसका उद्देश्य देखेंगे वो है राज्य की मनमानी को रोकना। जो देश है वो अपना मनमानी ना कर सके, लोगों के ऊपर अपना कोई कानून जबरदस्ती ना थोप सके, तो उस चीज को रोकना, उसकी मनमानी को रोकना इसका उद्देश्य है। कई बार सरकारें अपनी शक्ति का गलत उपयोग करके लोगों के साथ अन्याय या फिर अत्याचार करती हैं। आईसीसीपीआर का उद्देश्य ऐसी मनमानी को रोकना ही है। यह संविधान कहती है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कानूनी प्रक्रिया के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और न ही उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा सकता है। अर्थात सरकार भी कानून से ऊपर नहीं है और उसे नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना होगा। ये सारे उद्देश्य हैं इसके आईसीसीपीआर के, मतलब राज्य की मनमानी को रोकना भी इसका उद्देश्य है। तीसरा जो इसका उद्देश्य वो है समानता और न्याय स्थापित करना। आईसीसीपीआर सभी लोगों को कानून की नजर में समान मानता है। इसका उद्देश्य समाज में जाति, धर्म, रंग, भाषा, लिंग या फिर राष्ट्रीयता के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है। तो आईसीसीपीआर जो है ये इन्हीं सब बातों को देखता है कि किसी के साथ गलत भेदभाव ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना हो। हर व्यक्ति को निष्पक्ष न्याय पाने का अधिकार मिलना चाहिए और किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। इससे समाज में न्याय और समानता की भावना मजबूत होती है। तो समानता और न्याय स्थापित करना इसका उद्देश्य है आईसीसीपीआर का। बस आपको मेन पॉइंट याद रख लेना है, जो हम आपको बता रहे हैं उसी चीज को आपको लिख देना है, ठीक है, बड़ा करके लिख देना है। चौथा जो इसका उद्देश्य है आईसीसीपीआर का वो है लोकतंत्र को मजबूत बनाना। यह संविधा का मतलब होता है समझौता, ठीक है। तो ये जो समझौता है वो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देती है। इसके अनुसार लोगों को मतदान करने, चुनाव लड़ने और सरकार की नीतियों पर अपने विचार रखने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। तो लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, इसमें इसका उद्देश्य है। जब नागरिक स्वतंत्र रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं तब लोकतंत्र मजबूत होता है और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह बनती है। मतलब कोई ऐसा भी राज्य है जहां पर जबरदस्ती वोट डलवाया जाता है, खुद जाकर वोट मार दिया जाता है, आपका नाम होगा लेकिन अब वो वोट खुद मार लेंगे, ठीक है। तो नागरिकों को स्वतंत्र रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का कह सकते हैं अधिकार देना चाहिए। कौन कहता है? तो आईसीसीपीआर कहता है आपको। अगला जो उद्देश्य वो है मानव गरिमा की रक्षा करना। जो आईसीसीपीआर है वो मानव गरिमा की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। आईसीसीपीआर का उद्देश्य हर व्यक्ति की गरिमा और सम्मान की रक्षा करना है। किसी भी व्यक्ति के साथ क्रूर, अपमानजनक या फिर अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। यह संविधा यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले। दोस्तों ये सारा क्या है? तो इसके उद्देश्य हैं। आपने जो पहले पढ़ा था मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा, वो सिर्फ क्या था? एक घोषणा था, एक डिक्लेरेशन था, मतलब बताया गया था कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये जो आपका आईसीसीपीआर है ये क्या है? कि कानून है, ठीक है। ये क्या है? कानून है। अगर इसका कोई उल्लंघन करता है, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है वो आपका दखलंदाजी करेगा। अगर आपका देश कोई गलत काम करता है तो जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है वो यहाँ पर दखलंदाजी करेगा और इसको सजा देगा। तो जो आपका आईसीसीपीआर है वो कोई घोषणा नहीं बल्कि एक कानून है। छठा जहां पर इसका उद्देश्य को देखेंगे वो है मानवाधिकारों को कानूनी सुरक्षा देना। जितने भी मानवाधिकार है उसको कानूनी सुरक्षा देना भी इसका उद्देश्य है। यूडीएचआर केवल एक घोषणा थी, लेकिन आईसीसीपीआर एक कानूनी समझौता है, ठीक है। क्या है? ट्रीटी समझौता है। इसका उद्देश्य मानवाधिकारों को केवल नैतिक नहीं बल्कि कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है, तभी ताकि सदस्य देश इन अधिकारों का पालन करने के लिए बाध्य हों।
जो भी इस आईसीसीपीआर जो समझौता है, इसका जितना भी देश सदस्य होगा, सभी को इसको मानना जरूरी होगा। वो सभी क्या करेंगे, अपने मानवाधिकारों को रक्षा करेंगे, अपने मानवाधिकार देंगे। जो भी उस देश के लोग होंगे उसको मानवाधिकार प्राप्त होगा, ठीक है। और जो नहीं मानेगा उसको सजा मिलेगा आईसीसीपीआर के द्वारा, ठीक है। तो ये क्या है, कानून है। सातवां जो इसका उद्देश्य वो है शांति और स्थिरता बनाए रखना। जब लोगों को उनके अधिकार मिलते हैं और उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार होता है तो समाज में असंतोष और संघर्ष कम होते हैं। इस प्रकार आईसीसीपीआर का उद्देश्य विश्व में शांति, स्थिरता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य रहा है। तो इतने सारे उद्देश्य इसके रहे हैं, बहुत सारे हम पॉइंट यहाँ पर लिख करके ले आए थे। आपको इस तरह से पॉइंट बना लेना एग्जाम में और लिख देना जो आपको बताए हैं। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं आईसीसीपीआर के प्रमुख अधिकार। ये जो आईसीसीपीआर है ये क्या क्या अधिकार देता है मानव को, उस चीज को आप थोड़ा सा समझेंगे। जो पहला अधिकार ये देता है वो है जीवन का अधिकार, ठीक है, राइट टू लाइफ। हर व्यक्ति को सुरक्षित और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का ये अधिकार देता है। किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता। कहा जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता। यह अधिकार मानव अस्तित्व का सबसे मूल अधिकार माना जाता है, मतलब जीने का अधिकार, ठीक है। राइट टू लाइफ मतलब आप जैसे चाहे जी सकते हैं। जब तक आप कोई गलत काम ना करें तब तक वो जो अधिकार आपको जीने का अधिकार आपसे नहीं छीना जा सकता। दूसरा जो अधिकार देता है आईसीसीपीआर वो देता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, सभी व्यक्ति कानून की नजर में समान है। जाति, धर्म, रंग, भाषा, लिंग या फिर जन्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसका उद्देश्य समाज में समान अवसर प्रदान करना है। तो समानता का अधिकार हमें देता है। तीसरा जो अधिकार देता है वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपको सभा करने का, अपने बात को व्यक्त करने का अधिकार देता है। हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। वह बोलकर, लिखकर, समाचार माध्यमों या फिर अन्य तरीकों से अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकता है। यह अधिकार लोकतंत्र का मजबूत आधार भी है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह देता है। जो आपका आईसीसीपीआर है वो अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता देता है। अगला जो अधिकार देता है वो है धर्म की स्वतंत्रता। ये सब क्या है, ये सब आईसीसीपीआर के द्वारा हमें अधिकार दिया गया कि सारे देशों, जो भी इसके सदस्य देश हैं, ये उसको कहता है कि सारे अधिकार आपके नागरिकों को मिलना चाहिए। क्या है, तो जरूरी। अगर आप नहीं मानते इस बात को, अगर आपके नागरिकों को ये अधिकार आप नहीं देते तो आपके ऊपर क्या है, कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमें देता है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, बदलने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती कोई धर्म अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो वो दंडनीय अपराध माना जाएगा। पांचवा यहाँ पर हमें यह अधिकार देता है वो है गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा। किसी भी व्यक्ति को बिना उचित कानूनी कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर आपको कोई गिरफ्तार करने के लिए आता है तो बाकायदा आपको क्या है, कागज देगा, नोटिस देगा कि आपको किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, कौन सा ऑफिसर आपको गिरफ्तार करने के लिए आया है और कौन आपको ले जा रहा है और कहां पर आपको रखा जाएगा और 24 घंटे बाद कौन से कोर्ट में आपको पेश किया जाएगा। ये सारी चीजें उस कागज में लिखा हुआ रहता है, तब जाकर आपको कोई गिरफ्तार कर पाता है। तो ये बात कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा आपको यह देता है। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अपने बचाव का अवसर और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार मिलना चाहिए। ये इन सब बातों का ये अधिकार हमें देता है। छठा जो अधिकार हमें देता है वो है निष्पक्ष न्याय का अधिकार। हर व्यक्ति को स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय से न्याय पाने का अधिकार है। अगर आपके साथ कोई भी अन्याय होता है तो आप निष्पक्ष तरीके से, आपको यह अधिकार है कि आप जाकर के न्यायालय में न्याय प्राप्त कर सकते हैं। न्याय प्रक्रिया में पक्षपात नहीं होना चाहिए और हर आरोपी को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। जो आरोपी है उसको भी बात रखने का मिलना चाहिए अधिकार, और जिसके बारे में आरोप है उसको भी मौका मिलना चाहिए। तो दोनों तरफ से। सातवां जो पॉइंट है वो है मतदान और राजनीतिक भागीदारी का अधिकार। नागरिकों को मतदान करने, चुनाव लड़ने और सरकार बनाने की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाता है। तो ये अधिकार हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। आठवां जो हमें अधिकार देखने को मिलता है वो है शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। लोग शांतिपूर्ण तरीके से सभा कर सकते हैं और अपने हितों की रक्षा के लिए संगठन बना सकते हैं। जैसे कि जनता जागरूकता संघ हो गए, गरीब कह सकते हैं कि जो गरीबों के लिए आवाज उठाते, जैसे कि एनजीओ हो गए। तो ये सब क्या है, तो सब संगठन है, संस्थाएं हैं जो लोगों के हितों के लिए काम करता है, लोगों की रक्षा के लिए काम करता है। ठीक है, तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। यह अधिकार सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा देता है। अगला यहाँ पर हम लोग अधिकार देखेंगे वो है यातना और अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार। ये यातना और अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार देता है। मतलब किसी को यातना नहीं दे सकते, अमानवीय व्यवहार आप किसी के साथ नहीं कर सकते, उसके विरुद्ध हमें अधिकार ये देता है। कहा जा रहा है किसी भी व्यक्ति को शारीरिक या फिर मानसिक यातना नहीं दी जा सकती। क्रूर और अपमानजनक व्यवहार मानव अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। अगर किसी के साथ आप क्रूर व्यवहार करते हैं, अपमानजनक किसी का बेइज्जती कर देते हैं, तो वह व्यवहार मानव अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्या, तो जो आपका आईसीसीपीआर है वो हमें अधिकार देता है। किसी भी देश के नागरिक को वो अधिकार देने का ये काम करता है।
आगे दोस्तों हम लोग आईसीसीपीआर के महत्व को समझेंगे। तो पहला जिसका महत्व है वो है मानव अधिकारों को कानूनी शक्ति मिली। मानव अधिकारों को कानूनी शक्ति मिली। पहले क्या तो सिर्फ एक घोषणा था, अब क्या इसको कानूनी शक्ति मिल पाया। आईसीसीपीआर ने मानव अधिकारों को केवल आदर्श नहीं बल्कि कानूनी अधिकार का रूप दिया है। इससे सदस्य देशों पर इन अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी बढ़ी है। अब क्या तो उसको ये काम करना पड़ेगा, जितने भी आईसीसीपीआर के सदस्य देश हैं उसको ये मानव अधिकार लोगों को देना पड़ेगा, अपने नागरिकों को ये अधिकार देने ही पड़ेंगे जो इसके द्वारा डिक्लेयर किया गया है। दूसरा इसका महत्व है लोकतंत्र और स्वतंत्रता को मजबूती मिली। इससे क्या हुआ तो लोकतंत्र और स्वतंत्रता को मजबूती मिला। इस पर संविदा मतलब समझौता ने लोगों को अभिव्यक्ति, मतदान और राजनीतिक भागीदारी का अधिकार देकर लोकतंत्र को मजबूत बनाया है। अगला जो महत्व है तीसरा वो है नागरिकों को सुरक्षा मिली। यह परिसंविदा लोगों को सरकार की मनमानी, अत्याचार और अन्याय से बचाने में सहायक है। तीसरा जो यहाँ पर महत्व हम लोग देखेंगे वो है विश्व स्तर पर मानव अधिकारों की विकास हो सका। आईसीसीपीआर ने पूरी दुनिया में मानव अधिकारों की सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ाया है। तो ये क्या है कि कानून है जिसके द्वारा हमें सारी चीजें देखने को मिलती है। आईसीसीपीआर की कुछ सीमाएं भी है, ठीक है, कुछ आलोचनाएं भी, उसको थोड़ा सा समझिए। पहले उसका सीमा है वो है सभी देश पूरी तरह पालन नहीं करते। सभी देश आईसीसीपीआर का पालन नहीं करते। जैसे हम आपको बताया था उत्तर कोरिया, फिर चाइना में कई देशों में आज भी व्यक्ति की स्वतंत्रता और मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, लेकिन वो लोग शिकायत भी नहीं कर पाते और न ही जो आपका ये आईसीसीपीआर है वो इसके ऊपर कोई एक्शन ले पाता है। दूसरा इसका सीमा है कठोर कार्रवाई की कमी। इसमें कठोर कार्रवाई की कमी देखने को मिलती है। संयुक्त राष्ट्र कई बार उल्लंघन करने वाले देशों पर सख्त कार्रवाई नहीं कर पाता। जो इस मानवाधिकार का उल्लंघन करता है उसके ऊपर ये कार्रवाई नहीं कर पाता। जो आपका आईसीसीपीआर है वो सही से पालन कह सकते हैं पालन नहीं करवा पाता है। तीसरा जो इसका सीमा है वो है राजनीतिक हस्तक्षेप। कुछ शक्तिशाली देश मानव अधिकारों के मुद्दों का राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करते हैं। जो मानव अधिकार है उसके मुद्दों का क्या करते हैं, राजनीतिक लाभ के लिए इसका उपयोग कर लेते हैं। तो राजनीतिक हस्तक्षेप देखने को मिलता है। तो ये कुछ हमने सीमाओं को भी समझ लिया। आगे दोस्तों एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष देख लेंगे। कहा जा रहा है कि सिविल तथा राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय परिसंविदा मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, न्याय और सम्मान की रक्षा करता है। इस परिसंविदा ने लोकतंत्र और मानव गरिमा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भी विश्व मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए आईसीसीपीआर अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस तरह से आप लोग छोटा सा निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही डिटेल में समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों अभी तक अगर आप लोग नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उसको भी बोलिए कि ये चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, ताकि आने वाला जो सेमेस्टर बचा हुआ है उसमें अच्छे से तैयारी कर सके। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक बार चेक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी उस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।